इसलिए हमारा कौन खरीदी करेगा, ये आएगा क्या, वो लेटर निकालो। क्योंकि क्या है कि कुछ लोग जुगाड़ू होते हैं, कुछ लोग कॉन्जर्वेटिव होते हैं। दोनों मार्ग से जाने में नुकसान होता है। मैं जुगाड़ू हूं, तो मैं अक्सर कहता हूं कि अकल से, टेक्नोलॉजी से और रिसोर्स से भी आदमी का स्वभाव जुगाड़ू चाहिए, हिम्मत वाला चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। ये मैं रोड में देखता हूं। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अब मेरे पॉकेट में 15 लाख करोड़ पड़े हैं, मैं खर्चा नहीं कर पा रहा हूं कि मैं जो मॉडल मैंने तय किया उसमें पैसे ही नहीं, इतना पैसा है कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं बैंकों के चेयरमैन को मिलता हूं, चाय पिलाता हूं, मैं बोलता हूं आपके पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब चेयरमैन मेरे पास आते कि हमारे बॉन्ड ले लो, हमारे पैसे ले लो, तो मुझे मेरे ही पैसे मैं मॉनिटाइज करूं तो अच्छा, कैपिटल मार्केट में जाऊं तो क्या करूं। जब मैं कैपिटल मार्केट में हमारे इनविट मॉडल में सब्सक्राइब हुआ तो 7 दिन का टाइम था, तो पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। बरसात पड़ी पैसे की। मैं दौड़ते हुए कार्यक्रम कैंसिल करके मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा और बेल बजाई कि बंद करो अब। वो मुझे कह रहा था फाइनेंस मेंबर कि पैसा कैसे वापस करेंगे, तो पैसा भी उठाना बंद किया क्योंकि 3,20,000 करोड़ का है एस्टिमेट। और ये खर्चा करना, तो ये सरकारी अधिकारियों को समझाना, बताना, चलाना, ये भी एक कठिन काम होता है। और वो भी स्वाभाविक है। वो कैसे 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला 200-400 करोड़ के रिस्क लेने का उसका स्वभाव नहीं होता। आज मैं पुणे में आज एक घोषणा करने वाला हूं कि अगले 1 महीने में 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर 3 लेयर के मैं पुणे में बनाने वाला हूं। तो अब ये 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर 15 दिन में शुरू होगा। पैसे की कमी नहीं। इसका कारण हिंदुस्तान में 2 बातों का एक्सपर्टाइज देश की जनता के साथ है। एक पॉपुलेशन को बढ़ाना और ऑटोमोबाइल नंबर को बढ़ाना। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो मैं एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। पहला बनाया था मैंने मुंबई पुणे, अब उसका पहला पैकेज अवार्ड हुआ है JNPT से चौक का। आगे अब और बनाना है रिंग रोड तक। तो मुझे हमारा अधिकारी बता रहा था कि हम स्टडी करेंगे कि वायबल है कि नहीं है। बोले तुम क्या स्टडी करते हो? तुम्हारा 80% इनकम ट्रक से है और ये हाईवे निकल के बंगलोर जाएगा, बंगलोर से चेन्नई हाईवे को मिलेगा तो चेन्नई जाएगा। और JNPT द 3rd लार्जेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, जो कंटेनर का मैक्सिमम बिजनेस करता है। तो पूरे देश के कंटेनर यहाँ आते हैं, तो उसमें टोल अच्छा है, कार का ट्रैफिक ही नहीं है। तो अब इसको क्या देखना है? गोल्ड के दुकान में जाकर पूछना कि गोल्ड मार्केट में जाता है कि नहीं। स्टडी क्या करना है इसका? यह है गोल्ड माइन है ये। तो ये 2 पैकेज का अभी DPR बनाओ। और अब पहला BOT में टेंडर निकाल दिया हमने, हम पैसे ही नहीं डाल रहे। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये फील्ड में आपको पहली बात गवर्नमेंट कितना कंसेप्ट दे रहे गवर्नमेंट, अब पहले दिमाग से निकाल डालो कि 2 साल सरकार के पीछे लगकर ये सब्सिडी वो सब्सिडी करने के बजाय 8 महीने में प्रोजेक्ट तैयार करो। और 1.5 साल पहले तैयार करने से जो इंसेंटिव होंगे, जो मार्केट आपको मिलेगा, वो इंसेंटिव से ज़्यादा फायदा होगा। वहाँ दिल्ली के चक्कर मारने के बजाय जो मिलता है तो ठीक है, दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो ठीक। ये वायबिलिटी है इसमें। तो पहली बात तो ऐसी है कि इसको कोई आर्टिफिशियल पुशअप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी डिमांड ही इतनी है। अब ये क्यों ज़रूरी है, इसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे केवल मेरे डिपार्टमेंट में 30 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 इमिशंस एवरी ईयर एंड 40% सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज फॉसिल फ्यूल। अब ये इतना भयंकर है कि पोल्यूशन के दुष्परिणाम क्या है इस पर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अनेक डॉक्टर बेचारे हमको धन्यवाद देते हैं कि उनकी प्रैक्टिस चलने का कारण उन शहरों का एयर पोल्यूशन है। रह नहीं सकते, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि न्यूज़ बन जाती है। अब इतना पोल्यूशन है कि गए बराबर 2 दिन में आपके ध्यान में आता है। इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। तो स्वाभाविक रूप से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी। अब पावर में बोलता नहीं, पहले बोलता था क्योंकि पावर अब सोलर में इतने तैयार हो रही है कि जो लोग को जनरेशन में पावर तैयार करते हैं उनके हाल बहुत खराब है।
और कोई सरकार बोलती कि ये 2 रुपये 40 पैसे की पावर है तो तुमसे 6.5 रुपये के भाव से हम क्यों खरीदी करें। तो धीरे धीरे जितने शुगर फैक्ट्री इनके पीपीए खत्म होने वाले हैं उनकी पावर कोई लेवल नहीं है। इसलिए धीरे धीरे बगास को भी सीएनजी में कन्वर्ट करो, ये ज़्यादा अच्छा है। कॉटन स्टॉक भी लो और वैल्यू एडिशन करो, दैट इज टू बी ऑप्शन। क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स है, क्योंकि अभी आप करते करते आप 50 साल भी जाएगा, आपके काले बाल सफ़ेद हो जाएंगे, सफ़ेद में पूरे गंजे हो जाएंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये डिमांड ह्यूज है। और ये आजकल आपको एक बात बताता हूँ, मैं मारुति सुजुकी के एमडी मेरे पास आए थे, तो मैंने इनको प्रश्न पूछा कि अभी तुम्हारे यहाँ जो सीएनजी व्हीकल बन रहे हैं उसका कितना मार्केट में आपका बढ़े है। सब कंपनियों के सीएनजी व्हीकल बढ़े। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैंने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वालों को बुलाया था, ट्रैक्टर कंपनियों को, और मैंने एक ऑर्डर निकाला था। वो ऑर्डर ये था कि अभी ये आने वाले अक्टूबर में सब मशीनरी उनको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम पे लानी थी। अब सब मेरे पीछे पड़े, आप 2 साल का ये दो, मुदतवाड़ दो। मैंने बोला इसके पहले कितने बार आपने मांगी थी मुदतवाड़? 3 बार। तो हर बार तुम मुदतवाड़ मांगते रहोगे और मैं तो ये मैं नहीं करता, मैं लगा रहा हूँ सिस्टम। नहीं साहब ऐसा मत करो। फिर मैं बोला मेरी कंडीशन है। बोलो क्या? मैंने बोला फ्लेक्स इंजन पर, इथेनॉल और सीएनजी पर, 100% सीएनजी पर और एलएनजी पर और इलेक्ट्रिक पर ट्रैक्टर लाओ, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाओ तो 2 साल की मुदत मिलेगी, और नहीं लाओगे तो नहीं मिलेगी। हम सोचते हैं, मतलब सोचते नहीं, वो भी लिख के दो मुझे भी। सब बैठे थे, महेंद्र से लेकर मैं फर्ग्यूसन, मेसी फर्ग्यूसन, सब सोनालिका वगैरह। बोला कागज पे लिखो और 1 साल में सब लाओगे तो बताओ। उनने मुझे लिख कर दिया, और अभी 1 महीने में पहला फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर मेसी फर्ग्यूसन का मेरे पास नागपुर में वो डिलीवरी देने वाले हैं, जो इथेनॉल पर और सीएनजी पर चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे सब क्या आने वाले हैं। और अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है मेरे पास, उसका दोष ये है कि वो बड़े अच्छा चल रहा है ट्रैक्टर। एक स्टार्टअप में बनाया था, 60 HP का है, पर वो 1.5 घंटा ही चलता है। तो अभी उसने मुझे फास्ट चार्जर ला के दिया, वो चार्जिंग करने के लिए रात भर टाइम लगता है। तो मैंने अपने खेत में सोलर पावर है, और सोलर पावर पे मैं चार्ज करता हूँ। और मैंने अभी मेरे आजू बाजू के 2-2 एकड़ वाले किसानों का फार्मर प्रोड्यूस कंपनी तैयार की, और इस बार 30 एकड़ ऑर्गेनिक तुअर लगाई। मेरे यहाँ 15 क्विंटल एकड़ में हुई, इस बार 14.5 क्विंटल, उनके यहाँ 8 क्विंटल 7 क्विंटल हुई, क्योंकि वहाँ फर्टिलाइजर नहीं था। तो अब मैं उनके फुकट में उनको जमीन नांगर तैयार करके देता हूँ, मेरी कॉस्ट 0 हो गई। तो आने वाले समय में ये आपका जो आप गैस तैयार करोगे उसको 100% मार्केट यही है कि गांव में एजेंसी लेने के लिए एक को बोलो, इथेनॉल और सीएनजी का पंप डालो और अपना गैस खुद बेचो। इधर उधर हमारा लेते ये भाव देंगे, उससे 10 रुपये ज़्यादा भाव मार्केट में मिलेगा। तो आपके पास अभी हमारे एक भंडारा गोंदिया जिले में एक साकोली तहसील है, चावल का ट्रैक है। वहाँ एक तहसील में 4,500 से 5,000 ट्रैक्टर है, खूब डीजल चलता है। तो मैंने वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को मैंने बोला तुम ये एजेंसी लो, एक पंप लगाते हैं और अपना 1 लाख रुपए की बचत भी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो धीरे धीरे मार्केट पोटेंशियल है। थोड़ा हमको पूरी सिस्टम में इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये काम करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये सरकार के पास तो, हमारे पास कोई पर्याय नहीं, ऐसा मैं कहूँगा तो ठीक नहीं होगा, पर 86% इंपोर्ट है। और अभी इलेक्ट्रिक का भी सेल बढ़ गया, स्कूटर, कार, ट्रक, बसेस। अभी मैंने एक सोनीपत में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ये रेणुका शुगर वालों ने एक ट्रक बनाई है। अभी वो शायद बता रहा था मुझे कि वो कोई 2nd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रक का मैन्युफैक्चर बन गया, वो असेंबल कर रहे चाइना के कंपनी के साथ। वो 60 टन का ट्रक है और वो स्वैपिंग है, और 10 मिनट में बैटरी स्वैपिंग होती है।
150 किलोमीटर चलता है ट्रक। तो उसने JNPT, मुद्रा और कांडला से डायरेक्ट, बख्शी एंड कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है, शिपिंग में बहुत बड़ी है, उन्होंने अभी 100-150 ट्रक खरीदी की है और पानीपत में कंटेनर लाते हैं और वहां से वहां ले जाते हैं, यही काम शुरू किया। तो 110 रुपए का डीजल जहां लगता था वहां 20 रुपए की बिजली लग रही है। अब देखिए कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना है। और अभी बिजली में भी ये जो लिथियम आयन बैटरी के साथ इतनी केमिस्ट्री विकसित हो रही है, अभी एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। एक दिल्ली IIT के एक इंजीनियर को फोर्ड कंपनी ने अवार्ड दिया, उसने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी की बैटरी, मैंने खुद अपने घर में देखी, उसने जनरेटर सेट को एक इक्विपमेंट लगाया और 90% पोल्यूशन कम किया। तो आने वाले समय में जिंक आयन, सोडियम आयन और ये सब जो अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, उसके कारण ये भी जल्दी मार्केट में अल्टरनेटिव बैटरी केमिस्ट्री के आधार पर बैटरी भी आएगी। और जो लिथियम आयन की बैटरी है, जो लोग पहले अपने यहाँ, विद्वानों की कमी नहीं है, तो ये लिथियम आयन बैटरी कितनी हजारडस है, इसके ऊपर अनेक लोगों ने आर्टिकल लिखे, रिसर्च किया। यानी कोई चीज शुरू होने के पहले उसको लपकने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। अब वो उन्होंने उसमें किया कि लिथियम आयन बैटरी को वो पावर स्टोरेज के लिए उपयोग कर रहे, उसकी भी 5-7 फैक्ट्री खुल गई। और सोलर पावर की सुबह स्टोर करके रात को रखना और फिर सुबह यूज करना, तो बड़े प्रमाण पर वो बैटरी का उपयोग हो रहा है, उसके भी यूनिट शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं जहां समस्या है वहां सॉल्यूशंस भी है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे मार्केट पोटेंशियल में, हमारे देश में, इसमें कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको थोड़ा सा अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में अपनी टेक्नोलॉजी को कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं, परफेक्ट बनाएं। और इकोनॉमिकली वायबल तभी बनेगी जब प्रोडक्टिविटी आएगी। अब वो राइस स्ट्रॉ भी यूज़ करेंगे, नेपियर ग्रास भी यूज़ करेंगे। अब कॉटन स्ट्रॉ का प्रॉब्लम है, उसके ट्रांसपोर्ट का है, बहुत बड़े प्रमाण पर अवेलेबल है। तो कौन सा मिक्स करने से कितना गैस निकलता है, ये भी हमको स्टडी करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके ज़्यादा गैस पैदा करने वाले क्रॉप्स कौन से होंगे, बायोमास कौन से होंगे, उसके ऊपर भी रिसर्च करना होगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2030 तक हमारी बायो एनर्जी एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट ₹1.6 लाख करोड़ एंड 10 लाख जॉब्स। और ये हमारी आज की इसमें, ये अभी मदर डेयरी वाले ने काफ़ी प्लांट शुरू किए हैं, अमूल वालों ने किए गुजरात में। तो यहाँ मुझे लगता है कि अब इन प्लांट में निश्चित रूप से हमारे पास बड़े, अभी बाम्बू एक ऐसा है जो बड़े प्रमाण पर उसका प्रोडक्शन हो सकता है और बाम्बू की चिप काट कर भी उसका भी उपयोग कर सकते हैं, वाइट कोल के रूप में भी कर सकते हैं और इसमें भी गैस बनाने के लिए भी उसका उपयोग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में हम लोग जितना उपयोग करेंगे वहाँ पर कैपिटा इनकम और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा और दैट ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात जरूर है कि इथेनॉल में इस साल थोड़ी तकलीफें आई। इस अभी पहले इसमें ज़रा डिमांड में काफ़ी उन्होंने कम किया है, पर अभी फिर बढ़ेगी क्योंकि प्राइवेट जो कंपनी, ऑयल कंपनीज है, रिलायंस है, बाकी है, नायरा है, इनको भी अब 20% मैंडेटरी किया है। फिर भी इथेनॉल के पास अभी चौधरी साहब ने और प्राज ने ये आइसोब्यूटेनॉल की बात की, फिर उन्होंने आइसोब्यूटेनॉल के ऊपर भी काफ़ी काम किया, ARI में वो चल रहा है। अभी किर्लोस्कर के पीछे मैं लगा था, आज मैंने अभी फ़ोन किया उतरने के बाद, उन्होंने 4 जनरेटर सेट देने का कबूल किया है। और ये जो टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, इनकी रिक्वायरमेंट 450 करोड़ लीटर डीजल की है और वो बहुत चोरी होती है। वो राह देख रहे कि ये कब देंगे, मैंने उनका टाइप भी कर दिया। तो हमें धीरे धीरे ट्रैक्टर में इथेनॉल या आइसोब्यूटेनॉल का यूज़ करना, हार्वेस्टर में यूज़ करना, ट्रक और बसेस में उसका यूज़ करना, और ये इकोनॉमिक्स लोग स्टडी करने वाले हैं कौन सा वायबल है। तो नेचुरली मुझे लगता है कि इसमें ह्यूज पोटेंशियल है और इसलिए CBG जो है ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और इसमें
मुझे ऐसा लगता है कि अभी धीरे धीरे यूपी में जो बगास भी है उसका भी कन्वर्शन करने में पावर के बजाय प्रॉफिटेबिलिटी होगी। वहाँ बहुत शुगर मिल है, कर्नाटक में है, और पावर तैयार करो तो एक तो वो पावर के रेट नहीं मिलते, रेट मिलते हैं तो पैसे नहीं मिलते, उसके लिए भी रुकना पड़ता है क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लॉसेस है और सरकारी कंपनियों की आर्थिक स्थिति अभी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ी वायबिलिटी है और इसलिए आप लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। एक क्रॉप रेसिड्यू जो है उसमें जो अलग अलग प्रकार के मिक्स है, जैसे कैटल डंग है, ये म्यूनिसिपल वेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और म्यूनिसिपल वेस्ट में मुझे खुद अनुभव है कि हमने 80 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ की, और अभी हमने एक कार्यक्रम लिया है कि 2027 समाप्त होने के पहले देश की म्यूनिसिपल वेस्ट जो है लीगेसी वेस्ट वो ख़त्म करेंगे। तो उससे प्लास्टिक, बाद में मेटल, ग्लास निकलते, उसका रिसाइकलिंग होता है, कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें निकलती है, उससे भी हम लोग ये बना सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आगे जैसे चौधरी साहब ने कहा कि बायोडाइजेस्टर से हम लोग बायोमीथेन तैयार करेंगे तो उससे हम हाइड्रोजन की तरफ भी जा सकते हैं, सीएनजी की तरफ जा सकते हैं, और एलएनजी भी हम अच्छी तरीके से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं कंसल्टेंट बना एक प्रोजेक्ट का, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, लेते तो अच्छा होता। वैद्यनाथ आयुर्वेद वाली कंपनी है नागपुर की। अब उनके 8 एलएनजी पंप हो गए। अब उन्होंने आइशर के साथ टाइप किया। अब हमारे एरिया में 350 ट्रक एलएनजी के आए। अब मैंने कोल इंडिया वाले, कोल WCL वालों को बुलाकर कहा, उसका इकोनॉमिक्स समझाया, वो भी ले रहे हैं। तो बड़े प्रमाण पर एलएनजी ये फ्यूचर का फ्यूल है। हम गैस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे ये भी तैयार करना होगा कि जैसे एलएनजी में मैं आपको बताऊंगा कि क्या दिक्कतें हैं जो आप जैसे लोगों को उसका भी सॉल्यूशन निकालना होगा। अभी हमने हाइड्रोजन फ्यूल फॉर फ्यूचर है, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट लिया, एक 700 करोड़ का, 500 करोड़ का, और इसमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, एनर्ट, BPCL, IOCL, HPCL, NTPC, रिलायंस सब है। और हमने 9 हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन उसमें बना रहे हैं और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी फाइनल हमारे मिनिस्टर ने की है। ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड फॉर नेक्स्ट 2 years। इसमें 2 प्रॉब्लम है। फिलिंग स्टेशंस, ये जो कॉम्प्रेशन है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन इज ए बिग प्रॉब्लम। आप अगर इसमें कंट्रीब्यूट करोगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से फ्यूचर है। अभी हमने 10 रोड सिलेक्ट किए हैं, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, साहिबाबाद, फरीदाबाद, पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, कलिंगानगर, तिरुवनंतपुरम, कोची, कोची, इडापल्ली, जामनगर, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम, भयावरम। अब ये 10 प्रोजेक्ट हमारे शुरू भी हो गए, पर हमारे इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन ये बहुत समस्या है। मेरे पास जो हाइड्रोजन की गाड़ी है उसका नाम है मिराई, टोयोटा की है। अब वो गाड़ी मुझे भरने के लिए, हाइड्रोजन भरने के लिए फरीदाबाद भेजनी पड़ती है, और आते समय वो ट्रेलर में आती है क्योंकि उसके आने जाने में हाइड्रोजन खर्चा होता है। अब वहाँ एक अमेरिका से लाया है, वो कर बहुत दिक्कतें हैं। और इसलिए हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन ये भी अच्छा बिजनेस है। और जैसे आप ये CBG बना रहे हैं, इससे आप हाइड्रोजन भी बना सकते हैं और LNG भी बना सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोविटामिन की बात, जैसे इन्होंने कही, वैसे ये बायो फर्टिलाइज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने अपने खुद के खेती पर, मैं हमारे यहाँ भू सुरक्षा करके खाद मेरे खेती में यूज़ करता हूँ, बहुत सुंदर अच्छे रिजल्ट आए। तो स्पेंट वॉश का भी उसमें ये उपयोग होता है और प्रेस मड का भी होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो खाद है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र, और ये जो बनेगा इसके पर भी रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ज़रूर आप इसमें भी ज़रूर काम करिए।
एक निश्चित रूप से है कि आने वाले समय में भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, आपके सौभाग्य से और उनकी दुर्भाग्य से मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और मैं तो डंडा लेके ही बैठता हूँ, मेरे को मैनेज करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो मैं उनको बोलता हूँ ये करो, नहीं तो ठोकता हूँ, तो लगा तो यूरो 6 के नाम, तो वो बोलते ठहरो ठहरो। तो मैं अभी जैसे ये इनके पीछे लगाऊँ, मैं धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल बड़े प्रमाण पर आई है। अब बड़े प्रमाण पर सब कंपनियां, हार्वेस्टर में भी इसमें आ रही है, ट्रैक्टर में भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका पोटेंशियल हिंदुस्तान में बहुत है। और बायोमास के रूप में कॉटन स्ट्रॉ, विट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इसके साथ बाकी भी बहुत है। म्यूनिसिपल सेग्रीगेटेड वेस्ट से भी हमारे लिए मटेरियल निकल सकता है। और इसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके गैस ज़्यादा देने वाले कौन से ग्रोथ जिनकी अच्छी है, इसमें भी हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच में अध्ययन करें। और ये सब का विन विन सिचुएशन ये बनेगी कि क्लीन एनर्जी तो देश को मिलेगी, इंपोर्ट भी कम होगा और एग्रीकल्चर में भी नए रोजगार निर्माण होंगे। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इसलिए एक ही बात आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो आज एकदम अच्छी चाहिए, वर्ल्ड क्लास चाहिए। नहीं इस बार हो गया, अगले बार सुधारेंगे, इससे नहीं होगा। इस बार परफेक्शन इन टेक्नोलॉजी में आप रिसर्च करिए, जरूरत होगी तो वर्ल्ड लेवल पर जॉइंट वेंचर करिए, ताकि इसका मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। और जो राइस मटेरियल, जो मटेरियल हमारे पास है, उसमें कौन से मिक्स करने से कितना ज़्यादा मिल सकता है, इसका भी आप अध्ययन करिए। मुझे लगता है कि इथेनॉल में जो थोड़ी बहुत अड़चन आई आज, वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि हम गैस इकोनॉमी के तरफ जा रहे हैं। ट्रैक्टर से लेकर कार तक, अभी स्कूटर भी बजाज की मैंने 1 साल पहले यहाँ पूना में लॉन्च की थी, मोटरसाइकिल। और मुझे राजू बजाज ने बताया कि इसका 1 किलोमीटर का खर्चा पेट्रोल मोटरसाइकिल का बजाज के 2 रुपये 40 पैसे है, और जो गैस है उसका खर्चा 1 रुपया है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक के तुलना में इसको कौन लेगा? बोले साउथ इंडिया में, केरल में और बाकी जगह इलेक्ट्रिक से भी इसको ज़्यादा डिमांड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऑटो रिक्शा के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए भी हम ये गैस दे सकेंगे। ये इकोनॉमिकली वायबल, और हमारी गैस की प्राइस और इम्पोर्टेड गैस की प्राइस में अगर आप सतत में देंगे तो भी अच्छा है। पर आप अगर इसके साथ टोटल इकोसिस्टम डेवलप करके, आपके जहाँ आपका गैस तैयार कर रहे हो वहीं नज़दीक आपने फिलिंग स्टेशंस तैयार किए, आपने किसानों को ट्रैक्टर लेने के लिए मदद की, उनकी स्कूटर्स और कार उसमें सीएनजी पे कन्वर्ट की, तो आपका मार्केट आपको ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उसमें किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं होंगे। शुगर फैक्ट्री भी इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकती है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे इंडस्ट्री को, जो हमारे देश को बायो एनर्जी के तरफ ले जाने का एक उद्दिष्ट हम सबका है, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनस। और दूसरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट बताकर आपको मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स 22 to 24% और एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 12 to 14%, जबकि पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर ये 55 to 60% है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में है। The need of the country is to develop the appropriate technology, जल, जमीन, जंगल एंड जानवर, ये हमारी आवश्यकता है। और इसलिए आने वाले समय में हम रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल एरिया में ये बायोमास से अगर इस प्रकार के नए नए प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो स्काई इज द लिमिट। ये देश के पर्यावरण की भी रक्षा करेगा, ग्रामीण कृषि क्षेत्र में रोजगार और एग्रीकल्चर ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, और प्रदूषण को भी कमी करेगा, और हमारे इंपोर्ट बिल को भी कम करेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था, इसमें एनर्जी का जो हम स्वावलंबी भारत एनर्जी के बारे में बनना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है। ऑलरेडी अच्छे इंडस्ट्री शुरू हो गई है, अभी तो बता रहे काफ़ी लोग इसमें हैं।
पर आप में से अनेक लोग ये टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करते हैं। मुझे लगता है कि 2-3 साल में इसके 5,000 इंडस्ट्री खड़ी होगी, और ये इंडस्ट्री जो खड़ी होगी वो बिजनेस आपको मिल सकता है, बशर्त कि वो फेल नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में आपको कॉम्पीट करना होगा, और इसलिए बहुत अच्छी समय इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ विशेष रूप से आयोजन हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आयोजकों को, और मैं विशेष रूप से जब से इथेनॉल शुरू हुआ, जब पहली बार राम नाईक जी के साथ मैं भी ब्राज़ील गया था, वो पेट्रोलियम मंत्री थे, तब अन्ना साहब मेरे बहन के साथ मेरे साथ थे, और तब ये इथेनॉल की बात करते करते बहुत दिन हो गए। मैं बहुत दिनों से इसकी बात कर रहा था, क्योंकि तब हमने तय किया कि देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसान सुखी समृद्ध संपन्न बनना चाहिए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होना चाहिए, देश का इंपोर्ट खत्म होना चाहिए, एनर्जी जो डिपेंडेंस है वो खत्म होना चाहिए, गाँवों में रोजगार होना चाहिए, और किसान समृद्ध बनना चाहिए। तो आज मुझे लगता है कि वो पाथ पर अब हमारी गाड़ी अच्छे ट्रैक पर दौड़ने की शुरुआत कर रही है। फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, क्योंकि डिमांड बहुत है। समय के आधार पर कमी अधिक प्रमाण में थोड़े बहुत दिक्कतें तो आती रहती है, पर ओवरऑल ये देश के हित में भी है, और पर्यावरण के भी हित में है, और इकोनॉमी के भी हित में है, और ग्राहकों को भी सस्ते रेट करके उसके भी बचत है। तो मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो रही है। और मैं 12 साल से ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल से CNG, LNG ये सब इतिहास शुरुआत से देखा है। मैं कहता था, लोग मुझे पागल कहते थे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये एक वो जमाना चला गया। अब पूरे प्रोडक्शन में मेरा 0.06% भी हमारा नहीं है, पर मेरे ऊपर भी ये पेट्रोलियम लॉबी वाले बहुत ताकत से लगे। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, पर एक बात जरूर है कि ये इंपोर्ट में बहुत लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, और ये जो बड़ा 22 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है, ये लॉबी इतने आसानी से आपका सपना पूरा नहीं होने देगी। और ये अनुभव आप लोगों ने लिया है, मैंने भी लिया है, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ। द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड, बट इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई छोड़कर भाग जाता है तो वो समाप्त होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। हम भी दूसरे के छाती पर चढ़ सकते हैं, और चढ़ेंगे, जीतेंगे, कामयाब होंगे। इस पॉजिटिविटी के साथ आप आत्मविश्वास रखिए, और इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और ज़रूर आप आगे जाकर सफलता हासिल करिए, और इस देश को स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, एनर्जी के बारे में बनाने का जो सपना है वो जरूर पूरा करने में हम सब लोग कामयाब होंगे। आपको सफलता मिलेगी, यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ।